सभी विद्यार्थियों को वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग इतिहास के लेक्चर के तहत एक प्रमुख आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या था? आधुनिक भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान खिलाफत आंदोलन एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। लेकिन खिलाफत आंदोलन क्या था? किसने इसको शुरू किया? इसका उद्देश्य क्या था? क्या यह अपने उद्देश्य में सफल हो सका? और इसके क्या परिणाम हुए, ये बहुत जानना जरूरी है। और सिविल सेवा परीक्षा के जो विद्यार्थी होते हैं वो खिलाफत आंदोलन के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ते हैं। केवल खिलाफत आंदोलन किस सन में हुआ ज़्यादा ये सोच लेते हैं, और इसके बाद कौन इसमें नेता शामिल थे, ये पढ़कर अपने आप को तीसरी जिम्मेदारी से कर लेते हैं। लेकिन वास्तव में खिलाफत आंदोलन का विस्तार से पढ़ना बहुत आवश्यक है। कई बार यहां से मुख्य परीक्षा में भी खिलाफत आंदोलन से प्रश्न बन जाते हैं, जीएस मेंस पेपर में, और कई बार प्री में यहां से गहराई से प्रश्न बन जाते हैं। तो आज सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी या यूपीपीएससी या बीपीएससी में खिलाफत आंदोलन के पूरे विषय को हम लोग डिकोड करेंगे। क्या था? 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था तो तुर्की का जो सुल्तान था वो ब्रिटेन के विरुद्ध लड़ा था। लेकिन एक बात यहां यह थी कि तुर्की का जो सुल्तान था वो खलीफा माना जाता था। इस्लाम में खलीफा का मतलब होता है धर्मगुरु, और दुनिया भर के मुसलमान खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते हैं। और ये खलीफा का जो पद था उस समय ये तुर्की के सुल्तान के पास था। यानी तुर्की का सुल्तान उस समय पूरे दुनिया के मुसलमानों का खलीफा था। अब चूंकि तुर्की का सुल्तान ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध लड़ा, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध जो है वो ब्रिटेन के विजय के साथ समाप्त हुआ। अब जाहिर सी बात है कि अगर तुर्की का सुल्तान या खलीफा ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध लड़ रहा है और उसकी पराजय हो चुकी है तो ब्रिटेन तो उसके सारे अधिकार छीन लेगा। और हुआ भी यही। सेवर्स की संधि हुई, और इस सेवर्स की संधि के माध्यम से तुर्की के सुल्तान के सारे अधिकार छीन लिए गए। तुर्की के सुल्तान के सारे अधिकार छीन लिए गए। उसके बहुत सारे क्षेत्रों पर अधिकार हो गया मित्र सेना का। मतलब ये था कि तुर्की के सुल्तान जो महिमा लेकर बैठा हुआ था, जो अधिकार क्षेत्र लेकर बैठा हुआ था, जो आध्यात्मिक शक्ति लेकर बैठा हुआ था, उन समस्त अधिकारों को ब्रिटेन ने छिन्न भिन्न कर लिया था। आपको जानकर यह भी आश्चर्य होगा कि प्रथम विश्व युद्ध में भारत के मुसलमानों को अंग्रेजों ने यह आश्वासन दिया था कि युद्ध के बाद हम तुर्की के सुल्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन अपने इस आश्वासन का, अपने इस वादा का अंग्रेजों ने अवहेलना किया और सारे अधिकार छीन लिए। मुसलमानों को ऐसा लग रहा था, भारत के मुसलमानों को ऐसा लग रहा था कि उनके साथ छल हुआ है, और यह छल अंग्रेजों ने किया है। यही कारण है भारत के उस समय बुद्धिजीवी मुस्लिम वर्ग, चाहे वो मौलाना आजाद हो, चाहे वो अली बंधु हो, अली बंधु माने मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली हों, चाहे हकीम अजमल खां हों, इन तमाम लोगों ने ये तय किया
कि खलीफा के अधिकार के लिए एक भारत में आंदोलन छेड़ा जाएगा। ठीक है ना, खलीफा के अधिकार के लिए और अधिकार को पुनः बनाए रखने के लिए और उसके अधिकार को पुनः वापस लेने के लिए एक आंदोलन छेड़ा जाएगा। उस आंदोलन का नाम था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का मतलब क्या था? खलीफा के, ध्यान से सुनिएगा इसको, इसका अर्थ बहुत कम स्पष्ट हो पाता है। खिलाफत आंदोलन का मतलब था खलीफा के सत्ता के पुनर्स्थापना का आंदोलन। खलीफा के सत्ता के पुनर्स्थापना का आंदोलन भारत में क्या कहलाया? खिलाफत आंदोलन। ठीक है ना, खलीफा के सत्ता के पुनर्स्थापना का जो आंदोलन था वो भारत में क्या कहलाया? खिलाफत आंदोलन। अब खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था कि खलीफा को पर्याप्त अधिकार देकर, पर्याप्त क्षेत्र देकर छोड़ देना चाहिए। उसके जो जमीन जायदाद या जो क्षेत्र छीन लिए गए हैं, उसका जो खलीफा का पद छीन लिया गया है, सब उसको पुनः वापस दिया जाए और उसकी जितनी पुरानी जो उसकी महिमा थी, जो पुराना उसका शक्ति था आध्यात्मिक, वो सब फिर से बना दिया जाए। उसका राज क्षेत्र उसको वापस कर दिया जाए। उसका खलीफा का जो आध्यात्मिक पावर था वो भी उसको वापस किया जाए। यानी खलीफा के सत्ता की पुनर्स्थापना का यह आंदोलन था। दूसरी बात, अरब, सीरिया, इराक इत्यादि पे जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र हैं, इस पर मुसलमानों का अधिकार बना रहे। ठीक है ना, तो खलीफा के सत्ता के पुनर्स्थापना यानी जो जो अधिकार, जो जो शक्तियां, जो जो क्षेत्र सेवर्स की संधि से छिन गए थे तुर्की के सुल्तान के या जो खलीफा थे, उस अधिकारों, उन क्षेत्रों, उन शक्तियों को पुनः वापस करने का जो आंदोलन भारत में चला, उसको क्या कहा गया? खिलाफत आंदोलन। ये आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। अब इसका एक प्लानिंग तैयार हुआ कि कैसे इसकी प्लानिंग की जाएगी। तो खिलाफत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी रणनीति तय करने के लिए 1919 में दिल्ली में एक अधिवेशन हुआ पूरे खिलाफत कमेटी का। और इसमें, और आपको जान के आश्चर्य होगा, इस सम्मेलन का, दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ खिलाफत कमेटी का, उस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गांधी जी। ये प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछता है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी या खिलाफत आंदोलन का जो दिल्ली में सम्मेलन हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि एग्जामिनर ये जानता है कि आंदोलन तो मुसलमानों का है, तो उसका अध्यक्ष हिंदू कैसे होगा? जो बच्चा गहराई से पढ़ा नहीं होगा वो तो सोच ही नहीं पाएगा। लेकिन असल में इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की। ठीक है ना, यानी खिलाफत आंदोलन का जो सम्मेलन हुआ था दिल्ली में सारे मुस्लिमों का, उसकी अध्यक्षता एक हिंदू व्यक्ति कर रहे थे और वो थे गांधी जी। अब प्रश्न ये उठता है कि महात्मा गांधी ऐसा कर क्यों रहे थे? तो इसके उत्तर में कई सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन इसका जो सटीक उत्तर गांधी जी के शब्दों में था, गांधी जी को यह समय हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने का एक अवसर दिख रहा था। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने का एक शुभ अवसर गांधी जी को यह दिख रहा था कि अगर इसमें हम आंदोलन में अपने हिंदुओं को भी शामिल करके और मेरे भारतीयों को एक शामिल करके इस आंदोलन को भारत में चला जाए, तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित हो सकती है। तो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता के शुभ अवसर को देखकर गांधी जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। लेकिन हो उल्टा गया, क्योंकि माना जाता है कि खिलाफत आंदोलन से धर्म का राजनीति में प्रवेश हो, या कह लीजिए राजनीति में धर्म का प्रवेश हो। अभी आगे मैं उसका करूंगा खंडन। पहले हम इसको जरा हम लोग ब्रीफ कर दें कि खिलाफत आंदोलन में कैसे कैसे क्या हुआ। इस सम्मेलन में तय हुआ कि अगर सरकार
हमारी मांगों को नहीं मानती है तो सरकारी के खिलाफ असहयोग का अस्त्र लागू किया जाएगा, असहयोग का अस्त्र जो है उनके खिलाफ प्रयोग किया जाएगा। फिलहाल गांधी जी के कहने पर डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल उस समय के गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड से मिला। अली बंधुओं के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड गया। खलीफा के उन्हीं सारे अधिकारों को मांग को लेकर एक प्रतिनिधि मंडल डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड से मिला। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल इंग्लैंड गया। अपने सत्ता के मद में चूर अंग्रेज प्रतिनिधि मंडल के एक भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। अब क्या हुआ? फिर एक बड़ा सम्मेलन हुआ इलाहाबाद में, सर्वदलीय सम्मेलन। और इस सर्वदलीय सम्मेलन में यह तय किया गया कि सरकार के खिलाफ असहयोग का अस्त्र हम लोग प्रयोग करेंगे। एक प्रश्न एग्जाम में बार बार आता है यूपीएससी में कि असहयोग का अस्त्र सबसे पहले किस आंदोलन में प्रयोग किया गया? तो असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, सभी ने बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो जो लड़के कॉन्सेप्ट से नहीं पढ़े वो तो लगा देंगे असहयोग आंदोलन। लेकिन ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि असहयोग का अस्त्र जो है सबसे पहले खिलाफत आंदोलन में प्रयोग किया गया था। और इस सर्वदलीय सम्मेलन में जो इलाहाबाद में हुआ, इस सर्वदलीय सम्मेलन में इस बात को निर्धारित कर दिया गया कि असहयोग का अस्त्र जो है वो सरकार के खिलाफ प्रयोग किया जाए। अब खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया भारत में और धीरे धीरे यह आंदोलन बढ़ने लगा। गांधी जी का भी समर्थन मिलने लगा, ठीक है ना। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया और धीरे धीरे उसी समय असहयोग आंदोलन भी शुरू हो गया। और खिलाफत आंदोलन का समर्थन वह एक बहुत बड़ा आधार बना कि भारतीय मुसलमानों को असहयोग आंदोलन में भी समर्थन प्राप्त कर लिया, क्योंकि गांधी जी खिलाफत आंदोलन में समर्थन कर रहे थे। यही कारण है एक बहुत बड़ा मुस्लिम वर्ग भी गांधी जी के असहयोग आंदोलन में इसी आंदोलन के कारण शामिल हो सका। यानी असहयोग आंदोलन में मुसलमानों की एक बहुत बड़ी संख्या शामिल होने का सबसे बड़ा कारण था खिलाफत आंदोलन को गांधी जी द्वारा दिया गया समर्थन। ये एक बड़ी बात थी। लेकिन कहीं न कहीं गांधी जी अनजाने में यह नहीं समझ पा रहे थे कि मैंने राजनीति में धर्म को प्रवेश करा दिया, राजनीति में धर्म को प्रवेश करा दिया। ये गांधी जी नहीं समझ रहे थे। उसी समय अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने एक प्रस्ताव पारित किया कि कोई भी मुसलमान जो है वो ब्रिटिश सेना में शामिल नहीं होगा। अब ये बहुत बड़ी बात थी, कोई भी मुसलमान जो है ब्रिटिश सेना में शामिल नहीं होगा। खिलाफत कमेटी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो पकड़ लिए गए। 1921 का एक ऐसा समय था कि गांधी जी को छोड़कर लगभग सारे बड़े नेता पकड़ लिए गए। इस प्रकार से देखा जाए तो खिलाफत आंदोलन भी नेतृत्वहीन होता जा रहा था। दूसरी बात, असहयोग आंदोलन में भी बड़े नेता सारे लगभग पकड़ लिए जा रहे थे। उसी समय एक दुर्घटना घट गई और वो दुर्घटना थी 1922 का चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और जैसे ही असहयोग आंदोलन वापस हुआ, खिलाफत आंदोलन को जो भी आधार मिल रहा था वो भी लगभग समाप्त हो गया। तो एक प्रकार, और उसी समय सरकार का दमन चक्र भी बहुत तेजी से चलने लगा। तो असहयोग आंदोलन की वापसी और सरकार का दमन चक्र कहीं न कहीं भारत में खिलाफत आंदोलन को बिखेर दिया, मतलब खिलाफत आंदोलन को कमजोर कर दिया। और बहुत जल्दी खिलाफत का प्रश्न भी निरर्थक हो गया। बहुत जल्दी खिलाफत का जो प्रश्न था वो निरर्थक हो गया। क्यों निरर्थक हो गया? क्योंकि तुर्की में उस समय
कमाल पाशा के नेतृत्व में एक सरकार बनी। कमाल पाशा, जिसको तुर्की का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। तो कमाल पाशा ने खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया और इस्लाम को राजनीति से बाहर करके एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, बताइए, जहां से इस्लाम का विस्तार हुआ वहां से तुर्कों ने ही इस्लाम को पूरी दुनिया में फैलाने का कार्य किया। और उस समय वहां का जो सुल्तान था वो पूरे दुनिया में खलीफा माना जाता था। उसी देश में इस्लाम को शासन से बाहर कर दिया कमाल पाशा ने, और कमाल पाशा ने एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की। तो भारत में असहयोग आंदोलन का स्थगन, सरकार का दमन चक्र, और उसी समय कमाल पाशा के नेतृत्व में बना वहां का राष्ट्रीय सरकार जिसने खलीफा के पद को ही समाप्त कर दिया, इन तमाम कारणों ने खिलाफत आंदोलन को समाप्त कर दिया। इस प्रकार से अपने उद्देश्य में यह तो कहा जा सकता है कि खिलाफत आंदोलन सफल नहीं हो सका और बहुत जल्दी खिलाफत आंदोलन का जो खिलाफत शब्द था वो भी निरर्थक। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम देखने में तो यह लग रहा है कि हिंदू मुसलमानों की एकता हुई और एक बहुत बड़ा आधार तैयार हुआ भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का, जिसमें हिंदी और मुस्लिम दोनों शामिल हो रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं खिलाफत आंदोलन किसी धार्मिक सत्ता के स्थापना के लिए किया जा रहा था और हमारा स्वतंत्रता आंदोलन भारत में के स्वतंत्रता के लिए हो रहा था, भारत में समानता के लिए हो रहा था, भारत में न्याय के लिए हो रहा था, जो सभी धर्मों को समान रूप से मिलने वाला था। अगर समानता आता, स्वतंत्रता आता, बंधुत्व आता, संविधान आता, कानून आता, तो वो सबके लिए बराबर था। लेकिन खिलाफत आंदोलन एक पर्टिकुलर धर्म के मुखिया के स्थापना को लेकर चलाया गया। यानी कहीं न कहीं भारतीय राजनीतिक आंदोलन में अनजाने में या जाने में ही सही, या अनजाने में ही आप कह सकते हैं, गांधी जी ने प्रवेश करा दिया। और माना यह जाता है कि भारतीय राजनीति में कहीं न कहीं सांप्रदायिकता का उद्भव हुआ जब गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को भारत के आंदोलन से जोड़ दिया। तो चाहे जाने अनजाने ही सही, सांप्रदायिकता का जो फसल उग गया, जो भारत में विभाजन का कारण पड़ा, कहीं न कहीं खिलाफत आंदोलन का असहयोग आंदोलन से जोड़ना। और आपको जान के यह भी आश्चर्य होगा कि बहुत सारे नेताओं ने गांधी जी को वो भी दिया, हिदायत भी दिया कि आप कट्टर सांप्रदायिक मुस्लिम नेताओं के कट्टरता को आप जो है हवा मत दीजिए। और हुआ ही भी सही, क्योंकि ये तो आप कह सकते हैं कि मुस्लिमों का बहुत बड़ा वर्ग जो है इस खिलाफत आंदोलन के कारण से आंदोलन में शामिल हो सका। लेकिन कहीं न कहीं सांप्रदायिकता का भी फसल उग गया, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आप इस प्रकार से खिलाफत आंदोलन का खंडन भी कर सकते हैं। मंडन तो आप कर सकते हैं कि एक बड़ा आधार भूमि तैयार हुआ जो हिंदू मुसलमानों पे चल सका और असहयोग आंदोलन बड़े स्तर तक आगे बढ़ा, ये क्लियर है। लेकिन खंडन भी आप इस आधार पे कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरा खिलाफत आंदोलन का मैंने आपको पूरा विस्तार से विवेचना कर दिया। बहुत आराम से मिनट्स में अगर प्रश्न आवे तो आप इसको लिख सकते हैं। एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके समक्ष फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।